सलमान खान के घर के बाहर दो शूटर थे। उन्हें 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, लेकिन 4 लाख रुपए उन्हें मिले नहीं थे। फायरिंग से ठीक एंड पहले उनके अकाउंट में कुछ लाख रुपए क्रेडिट होते हैं। कितने रुपए क्रेडिट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सलमान खान के घर के बाहर जब दो शूटर फायरिंग करने वाले थे, यानी 4:55 सुबह का जो समय था, उससे ठीक 1 घंटा पहले उनके हाथ में हथियार थमाया जाता है। वो शख्स कौन है या वो टीम कौन है जिन्होंने लॉरेंस के लड़कों को हथियार थमाया? बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है मुंबई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर, जो कहती है कि हम चाक चौबंद हैं। उन्हीं की नाक के नीचे लॉरेंस गैंग आराम से अपने लड़कों को हथियार थमाता है और कहता है कि जाके मिशन पूरा करो। मिशन है तुम्हारा सलमान खान को डराना। अब ये बात तो रही क्योंकि मुंबई पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े भी हो रहे थे, और जिसके बाद खुद जो सीएम है, सीएम आकर कहते हैं कि हम लॉरेंस गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और एक मंदिर में जाती है। मंदिर में भक्त बनकर जो मुंबई पुलिस की टीम जाती है और मंदिर के अंदर 2 आरोपी लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि मुंबई पुलिस इतनी दूर आ जाएगी और उन्हें कॉलर पकड़कर घसीटते हुए वहां मंदिर से बाहर ले जाती है और मुंबई वापस ले आती है। लेकिन सवाल उठता है कि मुंबई पुलिस इन तक पहुंची कैसे? ना कोई तस्वीर, ना कोई रिकॉर्ड। मुंबई पुलिस को कैसे पता लगा कि जो उनसे कम से कम 1000 किलोमीटर दूर एक मंदिर में दोनों आरोपी आराम फरमा रहे हैं? इसकी पीछे की कहानी क्या है? कैसे मुंबई पुलिस काम करती है? मुंबई पुलिस इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कैसे उन तक पहुंच गई? आप अगर जानेंगे तो आपकी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार होगा। अब तक आपको जितने भी आपने वीडियो देखे होंगे, कहीं भी किसी ने नहीं बताया होगा कि आपको कि मुंबई पुलिस सलमान खान के शूटर तक कैसे पहुंच गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इस डिकोडिंग क्राइम में। आज हम आपको पूरी बारीक से बारीक चीज बताएंगे कि कैसे पुलिस या इन्वेस्टिगेशन चलती है। सागर और विक्की 23-24 साल के दोनों लड़के हैं जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये वही दोनों लड़के हैं जिन्हें आपने सीसीटीवी में देखा होगा। ये दोनों बाइक पर बैठकर जा रहे हैं। उसमें से जो पीछे बैठा है लड़का, वो बंदूक निकालता है और सीधे सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करना शुरू कर देता है। 5 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें से जो एक गोली है वो सलमान खान के ड्राइंग रूम तक पहुंच जाती है। अब ऐसे में जब पुलिस ने पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया तो चीज़ें बहुत सारी निकलकर सामने आई, जिसमें पता चला कि जो शूटर्स हैं उन्हें सलमान खान को मारने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि वो तो बस माहौल बनाने आए थे, लॉरेंस का खौफ पैदा करने आए थे। देखिए, जो लॉरेंस है वो पंजाब से शुरुआत करता है। एक लड़का जो कॉलेज से निकलता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पंजाब से वो शुरुआत करता है। गैंग वॉर शुरू होती है। धीरे धीरे ये गैंग वॉर हरियाणा पहुँचती है, राजस्थान पहुँचती है, दिल्ली पहुँचती है और अब दिल्ली के बाद सीधे मुंबई पहुंच गई, माया नगरी पहुंच गई। यूँ कहें कि एक ऐसे शहर तक पहुंच गई जहां सबसे बड़े सितारे रहते हैं, सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, जितने भी जो बिजनेसमैन हैं वो भी बहुत सारे मुंबई में रहते हैं, और वहां तक लॉरेंस की पहुंच गई है। अब शूटिंग हो जाने के बाद जब पुलिस ने सबको इन्वेस्टिगेट किया, 2 शूटर्स को भी पकड़ा, तो पुलिस को पता लगा कि बात सिर्फ इन 2 लोगों की नहीं है, 2 और भी हैं। सीक्रेट मैन, मिस्ट्री मैन हैं 2 ऐसे जिनके बारे में पुलिस को अब तक पता नहीं, और पुलिस इसमें एक तरीके से फेल रह गई। भले उन्होंने शूटर को पकड़ लिया 24 घंटे के अंदर, लेकिन जो 2 मिस्ट्री मैन हैं, एक वो जिसने इन दोनों शूटर्स को कुछ मिनट पहले ही शूटिंग करने से गन प्रोवाइड कराई, बंदूक प्रोवाइड कराई, और एक वो जो हरियाणा में बैठकर चुपचाप लॉरेंस बिश्नोई के जो भाई अनमोल बिश्नोई है उसके साथ कांटेक्ट में था, इंटरनेट के द्वारा कॉलिंग कर रहा था। उन दोनों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई और पुलिस को पता भी नहीं कि वो दोनों कौन है। लेकिन पुलिस को ये ज़रूर पता लगा है कि 2 शूटर्स के अलावा 2 लोग और थे जो इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार थे, जिसमें से एक था जिसने हथियार प्रोवाइड कराया, और दूसरा जो एक शख्स था जो हरियाणा में बैठा है वो डायरेक्ट अनमोल बिश्नोई के कांटेक्ट में था। वो इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग कर रहा था, हर एक अपडेट दे रहा था। वो बता रहा था कि भाई अभी हमारे शूटर यहाँ पहुँच चुके हैं, आज की हमने दिन को चुना है, आज सुबह फायरिंग हो जाएगी। सारी चीज़ें अनमोल बिश्नोई के कांटेक्ट में वो कर रहा था। और ये दोनों शूटर्स डायरेक्टली जो गैंगस्टर हैं, बड़े गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई, इनके कांटेक्ट में नहीं थे, बल्कि एक तीसरा मिस्ट्री मैन था। चौथे मिस्ट्री मैन की बात करें तो ये वही मिस्ट्री मैन है जो
जब हथियार देने थे इन लोगों को, यानी 4:55 पे, जैसा कि दीपक ने बताया कि सुबह सुबह गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई और उससे कुछ देर पहले इन लोगों को हथियार दिए गए। याद रखिएगा कि इससे पहले शूटर्स के पास हथियार नहीं थे। ये लोग पनवेल, जो सलमान खान का फार्म हाउस है पनवेल में, उसी के सामने एक कमरा है, एक घर है, वहाँ पर ये लोग रह रहे थे। पिछले 45 दिनों से लगातार सलमान खान की रेकी कर रहे थे, उनको एक तरीके से उन पर नज़र रख रहे थे यहाँ पनवेल में रहते हुए, और तब तक उनके पास हथियार नहीं था, कुछ भी नहीं था। बड़े आराम से वो लोग एक आम जिंदगी जी रहे थे ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन शूटिंग से कुछ मिनट भर पहले आप ये सोचिए कि अगर आज किसी को वारदात को अंजाम देना है तो बहुत सी जो प्लानिंग होती है, या हमने गैंगस्टर्स की, हमने गुगामेडी के केस में भी देखा था कि कुछ घंटे पहले और एक दिन पहले उन्हें हथियार प्रोवाइड करा दिए गए थे शूटर्स को। लेकिन यहाँ पर जब उन्हें पता है कि आपको 4:55 पे शूटिंग करनी है सुबह सुबह, तो उससे कुछ मिनट पहले जो एक शख्स है, जो एक मिस्ट्री मैन है, जिसका जिक्र पुलिस कर रही है लेकिन अब तक वो सामने नहीं आया, वो हथियार दे देता है। मुंबई की अगर मैं बात करूँ, ब्लास्ट हुआ था तब भी किस तरीके से वहाँ पर एक्सप्लोजन आ गए थे मुंबई में। वहाँ पर बोला गया था कि हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन नहीं, मुंबई में पहुँच गए। 26/11 अटैक हुआ, आतंकी आ गए, उस वक्त भी यही कहा गया था मुंबई की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। बाद में बोला गया हमने मुंबई के सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में है मुंबई। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का सीधे मुंबई तक पहुंच जाना, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको धमकी देने तक ठीक था, लेकिन अब फायरिंग शुरू हो गई है तो ये मुंबई पुलिस की जो सिक्योरिटी है उस पर सवाल उठाता है। और ना सिर्फ मुंबई पुलिस पर सवाल उठाता है, बल्कि आपको याद होगा कि सलमान खान को पहली बार कोई धमकी नहीं मिली, दूसरी बार नहीं मिली, लगातार कई बार धमकी मिल चुकी हैं। एक कॉल आता है, जैसे पहले कई केसेस आपने सुने होंगे कि दाऊद का कॉल आया, इस फिल्म स्टार को धमका दिया गया, लेकिन अब ये चीज़ लाइव है, लाइव कैमरे पर लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी। एक इंटरव्यू में वो साफ साफ बोल चुका है, गोल्डी बरार बोल चुका है कि सलमान को हम ज़रूर मारेंगे। इसके बाद उनके पिता को लेटर मिला, 2 बार मारने की कोशिश हुई, एक बार संपत नेहरा के द्वारा, एक बार साइकिलिंग के दौरान, और इस बार फायरिंग हो गई। तो ऐसे में जब सलमान खान ने अपने लिए सिक्योरिटी की मांग की थी, जब उन्हें Y+ सिक्योरिटी मुहैया कराई गई थी, तो वो सिक्योरिटी कहाँ है? क्योंकि देखिए, जब इस पूरे केस को हमने स्टडी किया और सलमान खान की सिक्योरिटी के बारे में स्टडी किया, तो हमें पता लगा कि मुंबई पुलिस की एक वैन हर दिन उनके घर के बाहर खड़ी रहती है। लेकिन जिस दिन फायरिंग हुई उस दिन वो वैन वहाँ पर नहीं खड़ी थी, और इसीलिए शूटर्स इतनी आसानी से गोलियाँ चलाने में कामयाब हो गए। तो फिर कैसे सिक्योरिटी है? अगर Y+ सिक्योरिटी उनको दी गई है तो वो सिक्योरिटी कहाँ है? किस तरीके से गोलियां चल गई और 2 शूटर्स आए, उनको कुछ देर पहले ही गन थमाई गई और उन्होंने शूटिंग कर दी। तो ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है मुंबई पुलिस के ऊपर। अब आपको बता दूं कि जो शूटर्स हैं इनको 4 लाख रुपए देकर तय किया गया था। इनसे कहा गया था कि आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे, आपको बस गोलियां चलानी है उसके घर पर और आ जाइएगा, आपको कुछ नहीं होगा। जो लड़के हैं वो राज़ी हो जाते हैं, और अभी जो सुपारी की तय कीमत थी उसके आधार पर इन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए दिए गए थे। बाकी कहा गया था कि काम हो जाने पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने इस केस को सुलझाया कैसे? देखिए, मानते हैं कि पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने जिस तरीके से सिक्योरिटी में लापरवाही की, मुंबई में लॉरेंस के गुर्गे आ गए, 1 महीने से वो रेकी भी कर रहे हैं, फायरिंग भी हो गई, तो सिक्योरिटी में चूक तो हुई है। लेकिन चूक हो जाने के बावजूद जब शूटर्स ने गोलियां चला दी तो पुलिस ने उन्हें कैसे पकड़ा? क्योंकि पुलिस के पास कुछ खास, जो सीसीटीवी में दिखाई दिया उसमें कुछ खास चेहरा नहीं पहचान में आ रहा। चेहरा दिख ज़रूर रहा है और ये भी नहीं पता कि वो लोग हैं कौन, नाम क्या है। यहाँ तक कि जो शूटर्स हैं उन्होंने अपनी सिम तक फेंक दी थी, हथियार तक फेंक दिए थे शूटिंग करने के बाद। तो पुलिस को नहीं पता कि इन्हें कैसे पकड़ा जाए। लेकिन जब पुलिस को एक सिम के बारे में पता लगा, उसके ज़रिए पुलिस इनकी फैमिली तक पहुंची, फैमिली को रडार पर लिया गया, और उसके बाद पुलिस को लगातार एक एक करके ऐसे क्लू मिलते गए जिसके ज़रिए ये दोनों शूटर्स पुलिस की हिरासत में आ गए। आप अब समझिए किस तरीके से पुलिस ने फैमिली को एक आधार बनाकर इन दोनों शूटर्स को एक मंदिर से अरेस्ट किया। ये दोनों मंदिर में बैठकर आराम फरमा रहे थे और तब मुंबई पुलिस ने इन दोनों शूटर्स को अरेस्ट किया। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि मंदिर में बैठकर ये आराम फरमा रहे थे, अब ये मंदिर कहाँ है? तो जहाँ पे इन्होंने फायरिंग की उससे लगभग 950 किलोमीटर, एग्जैक्ट मैं किलोमीटर बता रहा हूँ, इतनी दूरी पर वो लोकेशन जो है, जिस लोकेशन पे ये आराम फरमा रहे थे। अब मुंबई पुलिस इन तक पहुंची कैसे? ऐसा नहीं है कि 10 या 20 किलोमीटर जाके कोई पीछे कोई छुप गया हुआ या कहीं उसी शहर में छुपे हों, ये वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। तो देखिए आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन काम करता है, मैं आपको अब तफसील से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले पता लगा कि जिस बाइक पे ये दोनों बैठे थे, सागर और विकी, ये गाड़ी जाके रोकते हैं एक चर्च के पास। वहाँ पे जैसी गाड़ी को रोकते हैं इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब पुलिस काम क्या करती है? पुलिस पता लगाती है कि देखिए सुबह का वक्त था, सुबह 4:55 हो रहे थे, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट जहाँ पे सलमान खान रहते हैं
उसके आसपास कितने फोन एक्टिव थे। पता लगा कि दो लोग, या ये जो कहें विक्की और जो सागर है, ये दो फोन हैं, ये शायद एक्टिव थे। इनका फोन एक्टिव अब कहाँ दिखा रहा है? चर्च के पास भी एक्टिव दिखा रहा था, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है भैया, आपको नंबर मिल गया इन दोनों का। अब इन दोनों का नंबर जैसे ही मिला, पुलिस ने इसको रडार पे लिया। पता लगा कि ये दोनों जो शख्स हैं, इनका नाम विक्की और सागर है और इनकी एक फैमिली बिहार में रहती है, वेस्ट चंपारण, और बिहार में इनका लोकेशन है। अब जो जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उनको रडार पे लिया गया। याद रखिए, ये 24 घंटे के अंदर ही मुंबई पुलिस सारा काम कर रही है। मुंबई में है लेकिन बिहार में ये जो उनकी पूरी फैमिली है, हर एक शख्स का फोन रडार पे लिया जाता है क्योंकि उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब मुंबई पुलिस के पास सवाल था कि भैया ये गए तो गए कहाँ? फिर पता लगता है कि फैमिली मेंबर को जो सागर है वो कॉल करता है, अपने भाई को कॉल करता है। अब क्योंकि मुंबई पुलिस ने पहले ही फैमिली को रडार पे ले लिया था और जो सागर ने एक नए नंबर से, नए फोन से अपने भाई को कॉल किया। अब सागर को तो ये लग रहा था कि भैया अगर पुलिस हमें पकड़ने की कोशिश करेगी तो हमारा तो पुराना नंबर स्विच ऑफ हो चुका, पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन वो भूल चुके थे कि पुलिस कितनी मुस्तैद है, उन्होंने उनकी पूरी फैमिली को ही रडार पे ले लिया था। अब उस फोन पर जब कॉल आता है तब पता लगता है कि ये शायद वही आरोपी हो सकते हैं। अब इस नंबर को ट्रेस किया गया, पता लगा कि ये नंबर गुजरात की तरफ जा रहा है और ये आखिरी बार नखत्राना, या कहें जो पाकिस्तान से लगते हुए जो सीमा है, उसके पास इनका नंबर आखिरी बार एक्टिव होता है और वहीं से ये लोग कॉल करते हैं। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये बहुत बड़ी लीड थी कि ये जा कौन से रास्ते पे रहे हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस फौरन ही अपनी एक टीम को भुज भेजती है, या कहें नखत्राना जो शहर है उसके आसपास भेजती है। मुंबई पुलिस जाती है, लेकिन अब सवाल था कि भैया हमने तो सिर्फ फोन देखा है, फोन का नंबर से हमने पता लगा लिया कि शायद ये आरोपी हो सकते हैं, लेकिन फोटो का क्या? हमारे पास कोई असली तस्वीर ही नहीं है और जिस तस्वीर में वो दोनों जो दिख रहे हैं उनकी साफ कोई इमेज नहीं है। अब पुलिस वापस मुंबई में जांच करती है। आपको ये पता लग गया कि एक टीम गुजरात पहुंच चुकी है, गुजरात के नखत्राना जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है वहां पहुंच चुकी है, लेकिन उनके पास अब तक फोटो नहीं है। जब तक वो टीम गुजरात जा रही थी, यहाँ पे जो मुंबई की जो पुलिस की जो टीम थी वो क्या काम कर रही थी? उसने पता लगाया कि भैया ये जो बाइक जो रोक कर ये भाग चुके हैं और उनका अता पता नहीं है, ये बाइक किसके नाम पर है? तो पता लगता है ये बाइक को सेकंड हैंड खरीदा गया है। इसके बाद उस बाइक के ओरिजिनल जो मालिक है उस तक पहुंचा जाता है, उससे पता लगाया जाता है कि भैया आपने किसको बेचा। तो धीरे धीरे कर इनका नाम सागर और विक्की नाम करके दोनों का नाम पता लग जाता है। इसके बाद अब ये बारी थी कि रहते कहाँ हैं। अब क्योंकि जब पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब लोकल जो खबरी हैं, मुखबिर है, उनसे पता करवाया जाता है तो पता लगता है कि दो लोग हैं जो पनवेल में पिछले कुछ महीनों से रह रहे हैं और शायद हो सकता है संदिग्ध हो। फिर से उनकी जब तस्वीर को तस्दीक की जाती है तो हर एक के पास जा के पूछा जाता है, तो उसमें से एक दुकानदार कहता है कि हाँ भैया मैंने देखा है, कुछ दिनों पहले दो लोग आए थे जिसमें से एक की नाक लंबी है और उसके चेहरे पर सोल पैच दाढ़ी है। अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूं तो इसकी दाढ़ियों का कैटेगराइज करना मुश्किल होगा, तो आप इस बात से समझिए कि चेहरे पे कोई दाढ़ी मूछ नहीं है, बस ये जो ठोड़ी के नीचे ये जो दाढ़ी होती है इतनी सी दाढ़ी है और उस शख्स की लंबी नाक है। अब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा सबूत था कि भाई एक लंबी नाक वाला और जिसकी यहाँ पे सिर्फ दाढ़ी है वो एक बहुत बड़ी लीड है। अब इसे आधार बनाकर पुलिस आसपास इलाके जितने भी ढाबे थे, रेस्टोरेंट थे और लो ढाबे मतलब जो ज्यादा महंगे ढाबे या रेस्टोरेंट ना हो वहां पर पूछताछ करती है। फिर पता लगता है कि ये रहा उसका आधार कार्ड की कॉपी जो उन्होंने रेस्टोरेंट में जाने से पहले दिया था। अब आधार कार्ड मिल गया, आधार कार्ड में जो फोटो लगा था उससे फोटो भी मिल गया। अब इस फोटो को कहां भेजा गया? गुजरात जो गई थी मुंबई पुलिस की टीम, उन्हें भेजा जाता है कि भैया देखो अब तक तो हमारे पास फोन की डिटेल थी, अब ये रही फोटो, अब पता करो कि ये दोनों है कहां। अब याद रखिए मुंबई पुलिस शहर में किसी को ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाता है। गुजरात की जिस इलाके में जाते हैं, पाकिस्तान से लगती हुई सीमा के पास ये जब जाते हैं तो वहां पर इलाका कैसा है? आपने चंबल का इलाका देखा होगा। चंबल के इलाके में कैसे बबूल के पेड़ हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं रहता, फिर छोटा सा बसावट है, फिर दूर दूर तक कुछ नहीं रहता। सेम जो नखत्राना वाला जो इलाका है वो भी कुछ ऐसा ही है, दूर दूर तक कुछ नहीं, फिर यहाँ पर एक बसावट, फिर दूर दूर तक कुछ नहीं, फिर बसावट। अब मुंबई पुलिस के लिए सबसे टेंशन वाली काम कि भैया ढूंढे तो ढूंढे कैसे? लोकल पुलिस की मदद ली जाती है। पता लगता है कि दोनों जो आरोपी है इनका जहां पे मोबाइल फोन स्विच ऑफ होता है वहां से 3 रास्ते जाते हैं, 3 अलग अलग दिशाओं में रास्ते जाते हैं और उन्होंने शायद जानबूझकर अपना फोन उस जगह पर स्विच ऑफ किया था।
अब याद रखिए दोनों आरोपी जहां मिलते हैं, जहां से 3 रास्ते गए थे, वहां से लगभग 45 किलोमीटर दूर थे। एक जो शहर होता है, शहर की दूरी मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस में होती है। फिर भी जहां से उन्होंने फोन स्विच ऑफ किया वहां से वो 45 किलोमीटर दूर थे, और जहां से फोन स्विच ऑफ किया वहां से 3 अलग अलग रास्ते जा रहे थे। अब मुंबई पुलिस के लिए क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी अपने आरोपी को पकड़ना था, तो करते क्या है, वो जाकर एक एक दुकानदार, एक एक होटल और हर जगह दिखा दिखा के फोटो पूछते हैं, क्या आपने इनको देखा है, क्या आपने इनको देखा है, क्या आपने इनको देखा है। ऐसा करते 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 माँ आशापुरा या माता न मठ जो कहते हैं, जितने भी गुजराती जो हमारे दोस्त या कोई भी इस वीडियो को देख रहा होगा जानता होगा, माता न मठ आशापुरा मंदिर जो है वहाँ पर गुजरात में बहुत ही फेमस मंदिर है, कच्छ में है। वहाँ पर मंदिर में ये दोनों आरोपी पता लगता है कि वहाँ पर लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं। अब पुलिस की वेश में आप जाओगे तो आरोपियों को भनक लग जाएगी, हो सकता है वो भाग जाए, तो पुलिस बकायदा अपनी ड्रेस बदलती है, खुद को भग दिखाती है, चुन्नी ओढ़ती है और मंदिर के अंदर दाखिल होती है। फोन में उनके पास फोटो है और हर एक की शक्ल को वो आराम से देख रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है। पता लगता है कि तो घोड़े बेच के आराम से सो रहे हैं। अब पुलिस उन्हें खड़े होकर देखती है और उनका कॉलर पकड़कर मंदिर से बाहर ले आती है और बोलती है, तुम ही वो शूटर जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर शूटिंग की थी। तो आपको समझ में आ चुका कि जब पुलिस पे सवाल हम खड़े तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अपना काम बिल्कुल मुस्तैद होकर करती है और बिल्कुल अच्छे तरीके से करती है। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका था कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने जो आरोपी हैं, जिन्होंने गोली चलाई है, महज कुछ ही घंटों के अंदर उन तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। जो वहां से मौका वारदात से 1000 किलोमीटर दूर बैठे थे, ये अपने आप में मुंबई पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है मुंबई पुलिस पे कि भैया गिरफ्तार करके तो आप ले आए, पता भी ये लग गया कि इन्होंने 4 लाख की सुपारी ली थी, लेकिन हमारा सवाल क्राइम तक एक सवाल पूछता है कि जो हथियार है वो हथियार उन्हें किसने दिया। याद रखिए, जीरो टॉलरेंस क्राइम के प्रति रखना पड़ेगा। अभी एक पिस्टल आया है, कल को कोई और बड़ी चीज आ सकती है, कोई बड़े खेप आ सकते हैं, ड्रग्स आ सकता है, बड़े हथियार आ सकते हैं मुंबई में। और ये लॉरेंस कैसा गैंगस्टर है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक तो बात ठीक थी। अब क्योंकि वो कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है, तो पाकिस्तान वहां से हथियार भेज देता है। अब मुंबई में भी लॉरेंस गैंग इस तरीके से एक्टिव है कि वहां पर भी वो हथियार पहुंचा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि लॉरेंस एक बहुत बड़ा और खतरनाक गैंगस्टर बनते जा रहा है। तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इसकी जड़ को मिटाना बहुत जरूरी है। हथियार एक हमारी मुंबई, हमारी फाइनेंशियल कैपिटल, वहां तक पहुंचना बहुत ही खतरनाक है और मुंबई पुलिस को कुछ ना कुछ करके या जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इसके जड़ तक पहुंचकर इसे खत्म करने की जरूरत है। इस पर जो भी नई जानकारी आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।